हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोवॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने अपने चैनल पे एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जो कि है यूपीएससी के लिए हम लोग जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, सो हम इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए और हमने स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल ही बेसिक से। जैसे कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था T1, L1, T1, L2 इन सब का मतलब क्या होने वाला है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक वही चल रहा है हमारा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बट इसमें लेक्चर हमारा जो है दैट इज सेकेंड लेक्चर जो कि है आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, सो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए आप लोग को मैं छोटी सी एक समरी दे देती हूँ कि हम लोग बेसिक से कवर कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी सेक्शन के बेसिक पढ़ लेंगे, जब भी हमें पता चल जाएगा कि अच्छा क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको न्यूज़पेपर में ये सारे टर्म्स दिखेंगे तो आपको ये बहुत स्ट्रेंज नहीं लगेंगे एंड यू वुड बी अवेयर विद द टर्म्स। तो इसी वजह से हम पहले बेसिक कवर करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़पेपर के साथ उस चीज़ को मिला के पढ़ते हैं, सो दैट यू कंबाइन द डायनामिक एंड द स्टैटिक पोर्शन एंड टुगेदर read it for correct type of preparation that is required for UPSC. Okay, so let's start with the topic right away. मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखा हुआ है एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ राइज इन प्राइस। जैसे जैसे राइज इन प्राइस, कितना राइज हो रहा है, कितना परसेंट प्राइस राइज हो रहा है, उस हिसाब से हमने इन्फ्लेशन को कैटेगराइज किया हुआ है। वो है आपका टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ राइज इन प्राइस। ओके, एंड नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है वो है आपकी किस किस टाइप की इन्फ्लेशन होती हैं बेस्ड ऑन कॉजेज। ओके, सो फर्स्ट लेट्स कवर बेस्ड ऑन रेट ऑफ प्राइस राइज। सो उसमें भी सबसे पहले हमें जो दिख रहा है बोर्ड पे दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग वर्ड से लिटरल सेंस में आपके मन में क्या आता है? क्रीपिंग, क्रॉलिंग, या मतलब धीरे 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 बिल्कुल स्नेल की तरह बहुत स्लो 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 स्टेप्स लेना, राइट? सेम गोज फॉर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नथिंग फैंसी, नथिंग न्यू, टेक इट इन द लिटरल सेंस। जब आपका प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, आप प्याज लेने जाते हैं मार्केट में, या आजकल तो चलो टमाटर ले लेते हैं, ठीक है, टमेटोज़ का जो प्राइस है 1 kg का दैट इज़ ऑन राइज। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ टमेटोज़। सो आपने क्या किया, मार्केट में टमाटर लेने गए हैं और आपको पता चल रहा है कि अच्छा लास्ट टाइम तो जब आपने लिए थे तो दिस वॉज 40 रुपीज़ पर kg एंड इस बार आप जब लेने गए तो दैट इज माइट बी 42 रुपीज़ पर kg, जिस हाइपोथेटिकल करंटली ऑल्दो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ पर kg if you're in Delhi, but I'm not talking, I'm taking a hypothetical example. So hypothetical का मतलब होता है कि एक assumption कि वो सच नहीं है लेकिन हम assume कर रहे हैं कि वो सच है। ठीक है, सो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में मैंने ले लिया कि ठीक है प्राइस राइज हो रहा है पर ना बहुत थोड़ा हो रहा है, हार्डली क्या हो रहा है, बहुत स्लो रेट पे हो रहा है, लेस दैन 3%। जब लेस दैन 3% इंक्रीज होता है प्राइस पे, सो दैट इज व्हेन वी कॉल द इन्फ्लेशन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी क्रीपर या एक स्नेल की तरह बहुत ही स्लो 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 रेट पे इन्फ्लेशन आपकी आगे बढ़ रही है। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली सेफ एंड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस तरह की इन्फ्लेशन सेफ मानी जाती है और एक तरह से ज़रूरी मानी जाती है कि यार इतनी इन्फ्लेशन तो ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं, राइट? देन आपका सेकंड आ जाता है वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या हुई, मतलब यार चल रहे हैं अपना ना आराम आराम से। अब चलते कैसे हो आप? क्या बहुत ही स्लो एक बेबी स्टेप स्नेल की तरह चलते हो? नहीं चलते ना। वॉक करने को क्या कहते हैं? आप एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, ना भाग रहे हो ना स्नेल की तरह छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप ले रहे हो, कहीं ना कहीं बीच में आप वॉक कर रहे हो। दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब आपका प्राइस बढ़ रहा है 3 to 7%, ठीक है, लेकिन कितना भी बढ़ जाए इट इज स्टिल लेस दैन 10%। जब इस वाले ब्रैकेट में आपका प्राइस राइज होता है किसी भी कमोडिटी के लिए तो हम उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, कि ये वाली जो कमोडिटी है इसमें वॉकिंग इन्फ्लेशन आ रही है या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली अ वार्निंग सिग्नल फॉर गवर्नमेंट कि भाई अब ना आप लोग थोड़ा तैयार हो जाओ कि अब आपको ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक तरह का आप लोगों के लिए यानी हमारी सरकार के लिए वार्निंग सिग्नल आ जाता है, राइट? देन आपका आ जाता है नेक्स्ट रनिंग इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है भाई, अपना प्राइस राइज हो रहा है और वो भाग रहा है,
ठीक है, प्राइस में महंगाई जो है, यानी जो आपकी किसी भी कमोडिटी में महंगाई है वो भाग रही है, तो भागना कितना परसेंट हो जाता है, प्राइस इंक्रीज रैपिडली, दैट इज 10 to 20%। ठीक है, 10 से लेके 20% तक आपका प्राइस जो है वो भाग गया है, यानी इसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। और ये इम्प्लाई करती है कि भाई अब हमारी इकोनॉमी बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो गई है। ठीक है, अब मेजर्स लेने का टाइम तो पता नहीं, एक वार्निंग सिग्नल तो ओवर हो गया, अब तो भाई बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो गई है इकोनॉमी। ये एक तरह का इंडिकेशन होता है जब आप देखते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज हाइपर इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तीनों एक ही तरह की इन्फ्लेशन को कहते हैं। अगर आप हाइपर ले लो, सो हाइपर मीन्स व्हेन यू गेट रियली हाइपर, व्हेन यू गेट रियली एक्साइटेड, और यू नो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हाइपर इन्फ्लेशन इज नोन फॉर, जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है एट वेरी फास्ट पेस। ठीक है, बहुत ही फास्ट रेट पे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में जा रहा है आपका प्राइस इंक्रीज, 20 से लेके 100%, यानी पूरा 100%, 20 से लेके 100% तक आपका प्राइस या उससे भी ज़्यादा प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अब बहुत हाइपर हो गया है और अब हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है। यानी इसका क्या इंडिकेशन होता है कि टोटल कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। एंड देयर इज कंटिन्यूअस फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है कि 10 रुपये अगर आपको पहले 10 टॉफ़ी खरीद के दे रहे थे, आज की डेट में आपको 10 रुपये 5 टॉफ़ी खरीद के दे रहे हैं, और धीरे धीरे 10 रुपये आपको एक भी टॉफ़ी खरीद के नहीं देंगे। दैट इज़ व्हेन आपका परचेजिंग पावर है जो रिड्यूस होता जा रहा है। जो परचेजिंग पावर है कि आप 10 रुपीज़ से कितनी टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, वो परचेजिंग पावर आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। सो आई होप कि बेस्ड ऑन द प्राइस राइज कि लेस देन 3% आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, 3% to 7%, बट स्टिल बिलो 10% वुड बी योर वॉकिंग इन्फ्लेशन, 10 to 20% वुड बी योर रनिंग इन्फ्लेशन, एंड 20 to 100% और मोर वुड बी योर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इज इट ओके? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम न्यूज़पेपर में कोई कमोडिटी की इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे आप ऐसे टर्म देखेंगे कि दिस कमोडिटी इज एक्सपीरियंसिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, सो यू वुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि ना क्या हो रहा है। क्योंकि सी मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ट्राई करती हूँ कि मैं आपके साथ नॉर्मल अपना हिंदी में ही कॉन्वर्सेशन, पूरी वीडियो में हिंदी में ही बनाऊँ, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी के लिए आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ। बट सी जो आप लोगों में से जो इंग्लिश मीडियम में पेपर देंगे, यानी जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, उनको कुछ वर्ड्स न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके मीनिंग समझने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन देख लेते हैं तो मैं उस चीज़ को आपको इंग्लिश में ही समझाऊंगी कि ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या है, और आपको भी यही समझना है कि ट्रॉटिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन एक तरह की है, यानी 3 से 7% बट स्टिल बिलो 10% प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी भी कमोडिटी में। ठीक है, इज इट ओके? सो ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में अब बहुत ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी ऐसे टर्म के अक्रॉस हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कोई भी इस तरह की इन्फ्लेशन में आए, तो आप उसको रेड पेन या किसी डिफरेंट पेन से मार्क कर लो, सर्कल कर लो, ताकि आपके माइंड में रहे कि ओके आपने ये बुक में पढ़ा था, आपने वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद अब आपने इसको न्यूज़पेपर से रिलेट किया। दैट मीन्स यू आर लर्निंग एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, देन बेस्ड ऑन कॉजेज, कॉज के दम पे इन्फ्लेशन किस किस तरह की होती है। कॉजेज का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जो चीज़ें कॉज कर रही हैं इन्फ्लेशन को, उसके बेस पे इन्फ्लेशन किस टाइप की हो जाती है। जैसे एक कॉज हो सकता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी होती है कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोनों के कॉजेज हैं और दोनों के अलग अलग नाम है। सबसे पहले देख लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मतलब क्या समझ आ रहा है कि डिमांड इज पुलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स डिमांड इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। Right, so it arises due to higher demand for goods and services over available supply. That means आप supply 100 टी-शर्ट्स ही कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, पहले अगर 100 टी-शर्ट्स डिमांड हो रही थी, अब 150 टी-शर्ट्स डिमांड हो रही हैं। तो 100 सप्लाई आपकी 100 है, पर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिस वजह से आपने सप्लाई तो 100 ही टी-शर्ट्स की है, तो अब आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको फ़ायदा ही होगा, प्राइस इंक्रीज कर देंगे, और उस वजह से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, शर्ट्स महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। राइट, सो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस फोकस है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज लेस दैन इंक्रीज इन योर मनी सप्लाई। तो क्या हो रहा है आपका, मनी सप्लाई से क्या समझ आता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है जितना भी पैसा पब्लिक के हाथ में है। ठीक है, पब्लिक के हाथ में जो भी पैसा है, जब पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, प्रोडक्शन उतनी ही होगी बट पब्लिक के हाथ में पैसा बहुत आ जाएगा, पैसा आते ही पब्लिक डिमांड करेगी।
और जब पब्लिक डिमांड करेगी तो उस टाइम पे आपकी उस इन्फ्लेशन को कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। सो फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है? सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बेसिक स्टोरी है, ठीक है, दिस इज लाइक एंटायर स्टोरी जहां पे हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल नहीं है, इकोनॉमिक्स मत लगाओ, भूल जाओ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, भूल जाओ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब भूल जाओ। एक नॉर्मल लॉजिक लगा के सोचो, एक नॉर्मल लॉजिक कि यार आप रहते हो यहाँ पे, हम रहते हैं, हम लोग डेली अपना बाहर सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, हमारी डिमांड किसी चीज़ के लिए कम भी होती है, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा भी होती है। बिल्कुल उस हिसाब से सोचो, एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह इसे देखो, नॉट लाइक इंडियन इकोनॉमी, यूपीएससी एंड यू नो सो कॉल, इसको टेक्निकल नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं एंड लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब भाई मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई कंज्यूमर साइड से, ठीक है, प्रोड्यूसर साइड से जो सप्लाई है वो चेंज नहीं हुई, हम उसकी बात नहीं कर रहे। कंज्यूमर डिमांड करता है, कंज्यूमर यानी आप और मैं, जिसको सामान चाहिए, भाई आपका कॉफ़ी पीने का मन है, आप मार्केट जाके कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे, मेरा चाय पीने का मन है, मैं चाय कंज्यूम करूंगी। ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स, सो व्हेन वी आर डिमांडिंग समथिंग दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द डिमांड, ठीक है। सो सप्लाई को हम बात नहीं कर रहे, डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से जिस भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगेगी, कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई लिमिटेड होगी पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उस चीज़ के भाव बढ़ जाएंगे, प्राइजेस उसके बढ़ जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है। इतना तो अगर आप डेली रूटीन में भी कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किसी भी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। यानी 100 टी शर्ट है, ठीक है, 100 टी शर्ट और डिमांड भी 100 टी शर्ट या उससे कम की होगी, तो ठीक है, अगर प्राइस 500 रुपये तो 500 ही रहेगा। लेकिन अगर 100 टी शर्ट है और उस टी शर्ट वाले बंदे को पता है कि यार डिमांड तो 200 टी शर्ट्स की आ रही है, यानी बहुत लोग हैं जो मेरी शर्ट्स डिमांड कर रहे हैं, यानी मैं एक टी शर्ट ज़्यादा महंगे में बेचूंगा तो भी लोग लेंगे, क्योंकि लोगों को वो चाहिए, इस वक्त लोगों की डिमांड है, राइट। सो डिमांड इंक्रीज होते ही प्राइस बढ़ते हैं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ये समझना कि डिमांड किन कारण से बढ़ रही है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, उसमें से जो पहला फैक्टर है दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई से क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया ना, यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अब लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आ गया है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले अगर कोई 2 कॉफ़ी के जार खरीद पा रहा था जितनी उसकी इनकम है उसमें, अब वो शायद 4 कॉफ़ी के जार अफोर्ड कर सकता है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर कॉफ़ी, यार मतलब ठीक है, एक दिन में 2 कॉफ़ी पी रहे थे, अब एक दिन में 4 पियेंगे, अपने पास तो पैसा है, जाके खरीद के ला सकते हैं। ऑल ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली और डोंट गेट ऑफेंडेड बाय इट। बट पॉइंट ये है कि आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होते ही मोर मनी आ गया है, विच मीन्स कि जो आपकी परचेज है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ गई है। लोगों ने डिमांड करनी ज़्यादा शुरू कर दी क्योंकि अब लोगों की जेब में पैसा है। आप मार्केट अगर 100 रुपये लेके जा रहे हो तो आप 100 रुपये का सामान खरीदोगे, आप 1000 रुपये लेके जा रहे हो तो आप 1000 रुपये का सामान खरीदोगे, क्योंकि आप उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, उतने पैसे रख के लेके जा रहे हो अपने साथ। आपके पास पैसे हैं तो आप खर्चोगे, नहीं है नहीं खर्चोगे। तो जब ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है और उस वजह से प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, राइट। देन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम दैट इज अवेलेबल टू यू आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट। आपकी जो भी इनकम आपको मिल रही है, जो भी आपको सैलरी मिल रही है, उसमें से आप टैक्स दे देते हो, ये दे देते हो, वो 10 चीज़ें दे देते हो गवर्नमेंट को, जो आपने सब हटा दी, और उसके बाद उस सैलरी का जो हिस्सा एक्चुअली में बचा आपके खर्चने के लिए, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और जो खर्चा आपके लिए है, जो पैसा आपके खर्चने के लिए, अगर वो बढ़ जाता है आपके पास तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड कर दोगे, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक अलग रीज़न। देन चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की तरफ से आती है, ठीक है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वो आपको इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको बोला लोन ले लो कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया लोन का इंटरेस्ट रेट कम है तो भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करेंगे, वो लोन ले लेंगे, ठीक है। लोन ले लेंगे, लोन मनी आते ही, क्योंकि लोन क्या हुआ, लोन इंटरेस्ट रेट पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो कम इंटरेस्ट रेट पे मतलब आप जब वापस देंगे लोन तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो आपके लिए फेवरेबल मैकेनिज्म हो गया कि यार लोन ले लेते हैं।
अभी ले लेते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया इसका मतलब जब हम चुकाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उससे बेटर है अब ले ले, लोन तो लेना ही है ना, तो कम इंटरेस्ट रेट है तब ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी खेलती है ऐसे, उसने आपके साथ क्या किया, चीप मॉनेटरी पॉलिसी रखी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का एजेंडा ये था कि उन्होंने आपको लोन ऑफर किया कम इंटरेस्ट रेट में, जिन जिनको लोन चाहिए था उन्होंने लिया और उस लोन वाले पैसे को उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट कर दिया इसका मतलब आपने कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ा दी, और कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्राइजेस जो है कैपिटल गुड के वो बढ़ गए मार्केट में। यानी एक तरह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, और प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ओके, देन आ जाता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है सड़कें बनाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्कूल बनाने में, मतलब सरकार जो भी अपना एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट है आपकी, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट वाला पब्लिक है ये। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होते ही आपको ये पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा, और गवर्नमेंट ने खर्चा किस चीज़ पे किया, डेवलपमेंट पे किया। तो खर्चा बढ़ते ही, एक्सपेंडिचर बढ़ते ही, अगर आपको डेफिसिट्स एंड ऑल मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, आप बजट डेफिसिट बहुत बार देखेंगे न्यूज़पेपर में। डेफिसिट में क्या होता है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है जो ज़्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से। यानी सरकार भी, सरकार की जेब में पैसा कहाँ से आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो हम सब टैक्स भरते हैं सरकार की जेब में जाता है, तो वो उनका रेवेन्यू होता है। और जो वो खर्चा हमारी डेवलपमेंट के लिए सड़कों पे, हाईवेज पे, रोड्स पे, यहाँ वहाँ करते हैं, वो होता है उनका एक्सपेंडिचर। तो जब सरकार ज़्यादा खर्चा कर देती है एज कम्पेयर टू जो सरकार की जेब में आ रहा है, कि ठीक है सरकार की जेब में 100 करोड़ आ रहा है पर सरकार ने 150 करोड़ खर्च दिया, यानी सरकार डेफिसिट में आ गई है, गवर्नमेंट जो है हमारी वो डेफिसिट में आ गई है, इसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। तो गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, यानी खर्चा करना ज़्यादा करती है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाती है। और जब गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाती है तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के डेफिसिट में आते ही जो आपके प्राइजेस है ना चीज़ों के, क्योंकि लोगों के पास क्या होता है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग ज़्यादा, अच्छा हाईवे बन रहे हैं, लोग ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, लोगों के पास इनकम आ रही है, तो क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या होंगे, प्राइजेस बढ़ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, ये एक लॉजिक हो गया। देन आपका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अगर आपने उधार लिया है लोगों से, यहाँ पे पब्लिक इज पब्लिक, सो सरकार ने क्या किया, जो भी उधार लिया है, जब आप उधार लोगों से ले रहे हो, जनता से ले रहे हो, बॉन्ड्स में, बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में, सारे एटसेट्रा चीज़ों में, जब आप सरकार लोन ले रही है पब्लिक से, तो सरकार जब उसको पे बैक करती है तो भाई लोगों के हाथ में तो पैसा आता है ना। अच्छा, अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, आपको मिले आपकी मंथली इनकम हम ले लेते हैं 2 लाख रुपीज़, ठीक, good sufficient amount I'm taking, every month you're earning 2 lakh rupees, right? So उन 2 लाख रुपीस में से अगर आप सारा का सारा मनी इन्वेस्ट कर देंगे, या सारा का सारा मनी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आपकी जेब में खर्च करने के लिए कम पैसे बचेंगे। Am I right? लेकिन अगर आप उनको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सो वो 2 लाख रुपए से हो सकता है इस मंथ कोई फेस्टिविटीज़ आ रही है और आपने खर्चा एक्सीड कर दिया, या आपका मन हुआ आपने शॉपिंग ज़्यादा कर ली, ठीक है, जब इन्वेस्ट किए हुए थे तो पैसे ही नहीं थे ना पॉकेट में, लिमिटेड अमाउंट था तो उतना ही खर्चा किया। पर जब इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, जब आपके हाथ में पैसा आ गया है, तो टेंडेंसी रहती है कि हम खर्चा कर देंगे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। जब लोगों के हाथ में पैसा वापस आता है, जो लोगों ने पैसा गवर्नमेंट में लगाया हुआ है, जब वो गवर्नमेंट उन्हें वापस दे देती है, लोगों के हाथ में पैसा है, अब लोग खर्चा करने की टेंडेंसी है, रखते हैं, उस वजह से डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, प्राइजेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ती है। और उस टाइप की इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, विच मीन्स कि प्राइस बढ़े हैं क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, right? This is what we call as demand pull inflation. Next and the last type of inflation based on causes would be cost push inflation. Cost push inflation कब होती है? जब prices increase due to increased input costs like raw material, wages, profit margin, etc. Okay, so let's digress from the board. आप मुझे देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात समझो, because we are in a story format, right? So भाई मैंने बोला इकोनॉमिक्स छोड़ दो, जहाँ इकोनॉमिक के जो आपको थोड़े से भी टेक्निकल टर्म्स होंगे, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन, बट देन अदरवाइज थिंक लॉजिकली एंड बी विद मी। तो अब क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, इन्फ्लेशन जो है ना आपकी, वो क्यों बढ़ रही है? प्राइस बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस जो है, जो रेट आपका चेंज है प्राइस का, वो बढ़ रहा है,
ज़्यादा रेट पे प्राइस बढ़ते जा रहा है, वो आपकी इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, महंगाई हो रही है, चलो यार सिंपल टर्म्स में लो, महंगाई हो रही है। ठीक है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, बात मान गए। लेकिन इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है? डिमांड बढ़ना कारण है, तो वो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है प्रोड्यूसर की साइड से, यहाँ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर्स का रोल हो जाता है खत्म। सी एवरी प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर, बिकॉज कोई कुछ टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो चाय कंज्यूम नहीं कर रहा, रोटी दाल सब्जी ये सब कंज्यूम नहीं कर रहा। सो एवरी प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर, बट इज एवरी कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर? दैट्स हाईली डाउटफुल, बिकॉज हर प्रोड्यूसर जो हर कंज्यूमर है दैट इज नॉट अ प्रोड्यूसर। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग, मे बी आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड, ओके आई एम प्रोड्यूसिंग अ सर्विस, सो आई माइट बी कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस, बट आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग अ गुड। ठीक है, तो चलो मेरा एग्जाम्पल छोड़ दो, मे बी आप कोई प्रोड्यूसर नहीं हो, बस आप कंज्यूमर हो। सो जब इन्फ्लेशन सिर्फ प्रोड्यूसर्स की साइड से बढ़ती है, प्रोड्यूसर्स की साइड से कैसे बढ़ती है? प्रोड्यूसर करते हैं कोई भी कमोडिटी सप्लाई, भाई वो कमोडिटी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? रखने के लिए तो बना नहीं रहे, सप्लाई करने के लिए बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स कमोडिटी सप्लाई करेंगे, लेकिन जब प्रोड्यूसर कोई कमोडिटी बनाते हैं, कमोडिटी में भी एग्जांपल टी शर्ट्स ही ले लेता है, तो एक प्रोड्यूसर को एक टी शर्ट बनानी है, H&M है, ठीक है, H&M वाले अपनी टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मटेरियल ला रहे हैं, वो कॉटन ला रहे हैं, वो रिसाइकल मटेरियल ला रहे हैं, ठीक है, दे टर्म इट एज कॉन्शियस कैटेगरी। सो क्या होता है आपका, वो लोग जो भी चीज़ें ला रहे हैं, इनपुट है, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, कॉटन ला रहे हैं, रॉ मटेरियल है। अब भाई अगर कॉटन फार्मर कोई बेचारे से नहीं बन रही, या कुछ वेदर चेंजेस हो गए, कॉटन के प्राइस महंगे हो गए, तो H&M वालों की क्या गलती है? वो तो मजबूर हो जाएंगे प्राइस बढ़ाने पे। एम आई राइट और रॉन्ग? प्राइस बढ़ेंगे ना, क्योंकि अरे उनको ही महंगा मिल रहा है, वो कुछ बनाने जा रहे हैं और उनको ही महंगा मिल रहा है, तो आगे बेचेंगे भी तो महंगा। थिंक दैट वेज लाइक। उसके बाद आपका आ जाता है कि कोई भी आपका रॉ मटेरियल हो गया या इनपुट हो गया, ठीक है, हमने उसका देख लिया, या फिर लेबर आ जाती है, लेबर बोलती है इन्फ्लेशन बहुत है हमारी, तो वेजेस बढ़ाओ। अब अगर हम लेबर के वेजेस एक प्रोड्यूसर बढ़ाएगा, तो वो भी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गई ना एक प्रोड्यूसर की, और जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर उस आइटम का प्राइस बढ़ा देता है, उसको हम प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वो कॉस्ट की वजह से आई हुई इन्फ्लेशन होती है, विच मीन्स इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके, कनेक्टेड। देखते हैं फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। सबसे पहला फैक्टर है शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, हमने देखा था, ये सब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो जब इनकी शॉर्टेज होती है, सी फॉर एग्जाम्पल आपको लेबर चाहिए टी शर्ट बनाने के लिए, लेबर की शॉर्टेज है, तो अगर आपको पता है आपको 50 लेबर लगती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 30 लेबर है, तो 30 लेबर से 50 लेबर वाला काम कराने के लिए भाई आपको उन्हें थोड़ा ज़्यादा वेज देना पड़ेगा, और जब आप उन्हें ज़्यादा वेज दोगे तो आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी उस आइटम की, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, डन, ये हुआ। देन आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, राइट। इंडस्ट्रियल आपका डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, ले ऑफ हो जाते हैं, ले ऑफ मतलब लोगों को निकाल दिया जाता है। सो स्ट्राइक्स हो रही है, ले ऑफ हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में लोगों ने हड़ताल कर दी, लोग एक दिन काम नहीं कर रहे पूरा। अब उस एक दिन में 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस होती थी, लेकिन स्ट्राइक की वजह से 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो आपका कितना मोटा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आपका नुकसान होने की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो 1000 टी शर्ट की सप्लाई जो होनी थी वो कम हो गई, जिस वजह से टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया। वरना अगर 1000 टी शर्ट और मार्केट में आ जाती तो ठीक है यार 500 में बेचो, लेकिन अब क्या हुआ? टी शर्ट्स बनी ही नहीं, मार्केट में आई ही नहीं, मार्केट में कम टी शर्ट है और डिमांड करने वाले बहुत हैं, तो अब क्या होगा? अब आपकी टी शर्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो होगी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वुड बी नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मतलब आपका अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी हो गया, ये सारे रीजंस आपका कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोविड हो गया फॉर एग्जांपल। इट वाज आल्सो ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड, लेकिन वो भी एक डिजास्टर काइंड ऑफ ही था आप लोगों के लिए। तो जब ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जो आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल होता है, ऐसे टाइम पे क्या होता है? प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, और जब प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, ऑब्वियसली वी आर फोर्स्ड टू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग विद अ हायर प्राइस, और वो जो प्राइस बढ़ता है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वुड बी आर्टिफिशियल स्कार्सिटीज। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मतलब किसी आइटम की कमी है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है।
क्या मतलब है मेरे कहने का कि भाई चावल हैं, चावल बहुत आ रहे हैं, ठीक है, फार्मर आपको बहुत भेज रहा है, चावल बहुत हैं, लेकिन आर्टिफिशियली दिखाया जा रहा है, चावल को होर्ड करके अलग रख के दिखा के कि भाई चावल की शॉर्टेज है, जानबूझ के होर्डिंग दिखाई जा रही है, जानबूझ के होर्डिंग करके दिखाया जा रहा है कि चावल शॉर्टेज में है, जिससे क्या हो कि लोगों को लगे भाई चावल कम है तो चावल के दाम बढ़ जाएं, जिस वजह से सप्लाई, जो चावल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई साइड से प्रॉब्लम हुई है, इसलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, विच मीन्स कि शॉर्टेज नहीं है लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है शॉर्टेज, उसको हम कहते हैं आपका आर्टिफिशियल स्कैसिटी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ना तो फायदेमंद हो सकता है ना, एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगी किसी को, वेल एक प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट बढ़ने से होता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, हैंडमेड गुड है, हैंडमेड शॉल है, आपने वो हैंडमेड शॉल बनाई है 100 हैंडमेड शॉल्स हैं आपकी, ठीक है, बहुत वार्म है, कश्मीरी वूल है, सब कुछ बहुत इंडिया में जो भी जहाँ पे भी बेस्ट मिलता है हमने बना ली इंडिया में, 100 शॉल्स प्रोड्यूस की हैं। अब अगर हम उसमें से हमें पता है कि 30 शॉल्स एक्सपोर्ट कर देते हैं, 70 डोमेस्टिक मार्केट के लिए रखते हैं, यानी अपने इंडियन लोगों के लिए रखते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गए, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गए मतलब आपने अब 50 या 60 शॉल्स एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, इसका मतलब जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट हमारे बेचारे इंडियंस के लिए जो बची थी वो हो गई कम। पहले इंडियंस के लिए 70 शॉल्स बची थी, अब इंडियंस के लिए सिर्फ 30 शॉल बची हैं। तो अब क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, बिकॉज ऑफ जो बाकी की सप्लाई थी वो बाहर चली गई है कंट्री के, तो अब क्या होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम हुई है इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट में वो शॉल महंगे में बिकेगी, क्योंकि भाई 30 ही शॉल हैं, जबकि इंडियंस बहुत सारे डिमांड करने के लिए, ठंड बहुत लोगों को लगती है, तो अब क्या होगा, आपके दाम बढ़ जाएंगे, सर्दी आते ही महंगाई होगी, शॉल कश्मीरी वूल है वैसे ही कम है मार्केट में, तो भाई हम तो ज़्यादा प्राइस देके भी ले लेंगे पर हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा माइंडसेट आएगा लोगों का, प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो चीज़ एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज में गई, जिसकी सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में कम हुई, जिस वजह से उसके प्राइस बढ़े, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मानी गई वो, ठीक है। इज इट ओके? ओके, देन आपका आ जाता है लास्ट इन द फाइनल पॉइंट विच इज इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन उस वजह से क्या हुआ, हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब हमारे लिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए यहाँ पे इंडियन मार्केट में, वो चीज़ इसलिए हुई क्योंकि वहाँ से प्राइस बढ़े थे, तो ये चीज़ ओवरऑल आपकी कॉस्ट पुश हुई आपकी, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो यहाँ पे भी वो जिन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उन चीज़ों के प्राइसेस अपने आप बढ़ गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, डीजल प्राइसेस बढ़ गए, सारी चीज़ें क्यों दिखा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, सो ये चीज़ें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। सो ये चीज़ों की वजह से आपका जब प्राइस बढ़ता है तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी डिटेल से ये क्लियर है कि किस किस तरह की इन्फ्लेशन होती है बेस्ड ऑन व्हाट डिफरेंट फैक्टर्स। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, एज आई ऑलवेज से कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स इज ओपन, सो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो वट एवर डाउट यू हैव एंड आई विल बी हैप्पीली सॉल्विंग योर डाउट। ऑल्सो वन क्विक टिप जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में देना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी की, राइट, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, आपने अपना सिलेबस सामने रख लिया है, आज आप इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या आ चुका है, अगर आपको सिलेबस में पूरी डिटेल नहीं मिल रही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, इन्फ्लेशन का टॉपिक हुआ, जैसे ही टॉपिक में सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, द मोमेंट वी कम टू टॉपिक 2, ठीक है, टॉपिक 1 यानी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ओवर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाके देखो कि इस टॉपिक से एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच मीन्स आपको इस पे और कितना फोकस करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लगता है कि कोई भी टॉपिक है इन्फ्लेशन में ही जो हमने अभी कवर, जो हमें छूना चाहिए था बट हमने नहीं किया, बट जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, मुझे बताइए, और मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। सो दिस वाज जस्ट अ टिप और एडवाइस फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू लाइक्ड इट। वीडियोस यहाँ तक अगर आई गए हो और इतनी मेहनत करी ली इतनी लंबी वीडियो देखने की, तो एक छोटा सा काम करना है जो कि बहुत कुछ सेकेंड्स लेता है, कि वो जो थम्स अप वाला बटन है लाइक का, वो दबा दो, ठीक है, हो सके तो किसी से शेयर कर दो, और उससे भी ईजी काम है, बस वो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको पता लगता रहे। एंड विद दिस आई विल रैप अप द वीडियो, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।